सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। न्याय दर्शन के हम दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के तीसरे प्रकरण प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी अर्थात शिष्य और गुरु, इन दोनों का, या कहिए उसको वादी कहिए या प्रतिवादी कहिए, इनका परस्पर जो प्रश्नोत्तरी है, क्योंकि यह पूरा ग्रंथ प्रश्नोत्तरी शैली में है, प्रश्न उत्तर चलता रहा है और इस अध्याय से अंत तक यह श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्न उत्तर, उत्तर में से प्रश्न करना, प्रश्न का उचित समाधान देना, इस प्रकार से यह प्रकरण चलता रहेगा। अंत तक चलेगा यह प्रकरण, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरण चल रहा था। उसमें काफी प्रश्नों का समाधान महर्षि ने किया। अब यहाँ से प्रत्यक्ष के विषय में एक पूर्व पक्षी के द्वारा एक भिन्न प्रश्न किया जा रहा है। जो प्रश्न पूर्व में किया गया था उसका तो समाधान महर्षि ने दे दिया, परंतु अब सूत्र संख्या 30 में ही खासकर से प्रश्न उठाया गया है पूर्व पक्षी के द्वारा। और पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश ग्रहणाद उपलब्धे है, कि यह जो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसको आप प्रत्यक्ष कहते हो, यह प्रत्यक्ष वस्तुतः प्रत्यक्ष न होकर के अनुमान है। प्रत्यक्षम अनुमानम अर्थात वह प्रत्यक्ष नहीं है, वह प्रत्यक्ष अनुमान है। कैसे? एक देश ग्रहणाद उपलब्धे है, एक देश के ज्ञान से यह आपका जो है प्रत्यक्ष होता है। जैसे हमारे सामने कोई वृक्ष है या कोई भी वस्तु हमारे सामने है, हम उसको देख रहे हैं, हमारे सामने वृक्ष है तो हमको ज्ञान होता है कि यह वृक्ष है। अब यह वृक्ष जो ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है? पूर्व पक्ष कह रहा है, ये जो सारी बातें हैं पूर्व पक्ष की, ध्यान रखने चाहिए। तो पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि जो आपके सामने वृक्ष का ज्ञान हो रहा है और आप ये कह रहे हो कि यह वृक्ष है, तो यह जो वृक्ष कह रहे हो, यह कैसे कह रहे हो? वृक्ष कहते किसको है? पहले तो ये बात है, वृक्ष मूल से लेकर के शिखर तक जो भी उसमें अंग हैं, उस वृक्ष के मूल भी है जो जमीन के अंदर है, और शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो समस्त अवयव सहित जो एक वस्तु है उसका नाम वृक्ष है। अब जो वस्तु है उसका समस्त रूप तो आप देख नहीं रहे हो आंखों से कितना देख रहे हो? जो आपके सामने है, सामने वाला जो भाग है एक देश है, अर्थात वह वस्तु एक समग्र रूप है। उस वस्तु का, किसी वस्तु का समग्र रूप होता है, और उस समग्र रूप में से थोड़ा सा एक देश आप देख रहे हो। आपके आंखों का संपर्क सामने बन रहा है, ऊपर, पीछे या बीच में या नीचे आंख का संपर्क तो बन ही नहीं रहा है। आंख का तो संपर्क केवल सामने बन रहा है, जितना आपको दिख रहा है सामने के अवयव उतने देख रहे हो, जबकि उतना ही वृक्ष नहीं है। वृक्ष तो संपूर्ण है, जो नहीं दिख रहा है वो भी वृक्ष के भाग हैं, अंग है, और उस सबको मिलाकर वृक्ष कहा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो आप जितना देख रहे हो उसको ही वृक्ष कहा जाता है। जब सबको मिलाकर के वृक्ष कहा जाता है तो आप जो चीजें नहीं देख रहे हो, पीछे वाली, ऊपर वाली या जमीन के नीचे गड़ी वाली जो मूल है, उसका जड़ है, उसको आप देख नहीं रहे हो। इंद्रियों के साथ जो है उस अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, संपर्क नहीं हो रहा है, और फिर भी आप कह रहे हो कि मेरे को जो है वृक्ष ज्ञान हो रहा है। तो कह रहे हैं कि
यह प्रक्रिया जो है तो ये तो अनुमान की है। अनुमान में क्या होता है, लिंग से देख करके लिंगी का ज्ञान होता है, यानी कि दृष्ट लिंग, कुछ दृष्ट लिंग होते हैं, कुछ चिन्ह दृष्ट होते हैं, उस दृष्ट चिन्ह से अदृष्ट वस्तु का ज्ञान होना यह अनुमान कहलाता है। जैसे दृष्ट धूम से अदृष्ट अग्नि का ज्ञान करते हैं, यह अनुमान कहलाता है। और आप जो प्रत्यक्ष कह रहे हो कि हमें यह वृक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है, इसमें तो वही प्रक्रिया हो रही है अनुमान वाली, कि भाई आपने उसका विशेष अवयव देखा और उससे कह दिया आपने कि यह वृक्ष है, जबकि वृक्ष संपूर्ण है, पीछे भी उसका भाग है, ऊपर भी भाग है, नीचे भी भाग है, मध्य वाला भी भाग है, जो आपके प्रत्यक्ष से बाहर है, अदृश्य है। और उस अदृश्य वस्तु को भी आप कह रहे हो, उसका भी ज्ञान आप कर रहे हो, ठीक है, ज्ञान करना कोई गलत बात नहीं है, ज्ञान तो होगा ही। तो सीधा सीधा सा आक्षेप है पूर्व पक्षी का कि जो ये आप जिसको प्रत्यक्ष कह रहे हो वह प्रत्यक्ष होता ही नहीं कुछ, वह समस्त प्रत्यक्ष जो है अनुमान में अंतर्भावित हो जाने से कुछ प्रत्यक्ष नहीं होता इस जगत में, जो भी होता है वह अनुमान होता है। जब अनुमान होता है तो प्रत्यक्ष का व्याख्यान करना, वर्णन करना, उसका निरूपण करना, उसकी परीक्षा करना, ये सब व्यर्थ है। इस प्रकार से आरोप लगाया। अब यह प्रश्न ठीक है और जोरदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न होते हैं कि कोई भी आप वस्तु देख रहे हैं प्रत्यक्ष, जिसको आप कह रहे हो कि मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं इस वस्तु का, सामने जो वस्तु रखी हुई है, घट है, पट है या कोई भी वस्तु है, मैं उसका प्रत्यक्ष कर रहा हूं। अरे मान लीजिए घट का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, घट सामने है, सामने घड़ा रखा हुआ है और उस घड़े का एक संपूर्ण रूप होता है, वो कंबू गिरिवा से लेकर जो आगे पीछे ऊपर नीचे जो समस्त उसके भाग हैं, उस भाग को एक घट संज्ञा होती है, नाम दिया जाता है कि ये घट है। और हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने क्या रहता है, हमारे आंखों के सामने तो उसके कुछ ही भाग रहते हैं जो सामने हमारे रहते हैं, और उस एक भाग को हम देखते हैं, हमारे आंखों का सन्निकर्ष उस एक भाग से होता है। जब एक भाग से होता है उतना ही घट नहीं है, उतना ही घड़ा नहीं है, घड़ा तो उसके पीछे भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, अंदर भी है, अंदर वाला भाग भी है उसका। तब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें वह वस्तु प्रत्यक्ष हो रही है, अर्थात यह जो ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष पूर्वक हो रहा है, प्रत्यक्ष के माध्यम से हो रहा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो वस्तु दिख नहीं रही है उसको भी आप कह रहे हो घट, क्योंकि आपको घट ज्ञान हो रहा है। आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि मिट्टी का एक विशेष बना हुआ कुछ चीजें हमारे सामने दिख रही है, ऐसा आप नहीं कहते हो। आप सीधा सीधा सा कहते हो कि मेरे को घट दिखाई दे रहा है, और घट जितना देख रहे हो उतना है नहीं। तो फिर भी ठीक है, ज्ञान तो उत्पन्न हो रहा है, हम भी मानते हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम भी मानते हैं, परंतु ये मत कहो कि यह प्रत्यक्ष से हो रहा है, क्योंकि अदृष्ट चीजों का, जो आंखों से अदृष्ट है, जिसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं बन पा रहा है, उस वस्तु का ज्ञान भी हो रहा है आपको, तो वह प्रत्यक्ष से इतर प्रमाण होगा, और यहाँ पर वह अनुमान होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सामने देख करके उन संपूर्ण का जो न देखे हुए उसका भी ज्ञान हो गया। इस प्रकार से यह ज्ञान जो है अनुमान का स्वरूप है, इसलिए इसको अनुमान प्रमाण कहना चाहिए। और इस प्रकार से कोई भी वस्तु का जो ज्ञान होता है इस जगत में, प्रत्यक्ष कुछ होता ही नहीं। जो भी प्रत्यक्ष होता है वह अनुमान के अंतर्गत गिना जाना चाहिए, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है अनुमान जैसी है, इसलिए अनुमान में करना चाहिए, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए कहा कि प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश गृह्णात उपलब्धे है। तो यह पूर्व पक्ष का सूत्र है। इसमें आगे महर्षि सूत्रकार 31 नंबर में समाधान दे रहे हैं और कहने कि न शब्द पहले डाला कि न प्रत्यक्षेण यावत तावदप्य उपलम्भात। कह रहे हैं कि यह जो आपका कथन है वह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? कि प्रत्यक्षेण यावत तावदप्य उपलम्भात, कि जो आप कह रहे हो कि यह ज्ञान हमको हो रहा है या आपको हो रहा है वह प्रत्यक्ष से न होकर के अनुमान से हो रहा है, और इसलिए इस जगत में प्रत्यक्ष प्रमाण नाम की कोई वस्तु नहीं होती, कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई प्रोसेस नहीं होता ज्ञान प्राप्ति के। यह जो कथन जो तुम कर रहे हो यह तो संभव ही नहीं है, तुम्हारा अनुमान भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने हेतु ही ये दे दिया कि कोई भी चीज जो है प्रत्यक्ष नहीं होती, अर्थात अनुमान होती है एक देश ग्रहणात, एक देश का ग्रहण होने से। अब एक देश का ग्रहण का मतलब क्या है? एक देश का ग्रहण होने से यह वस्तु जो है प्रत्यक्ष न होकर का अनुमान है। तो आपकी प्रतिज्ञा इस प्रकार बनेगी कि यह ज्ञान जो है अनुमान जन्य है, यह अनुमान से होता है, और हेतु का दिया एक देश ग्रहणात, अर्थात
एक देश के ग्रहण होने से, एक देश के उपलब्ध होने से, एक देश का ज्ञान होने से। एक देश का ज्ञान क्या है वहां पर? एक देश का ज्ञान जो आपको हो रहा है, एक देश का मतलब उस वस्तु के जो एक स्वरूप है, उस एक स्वरूप जो सामने वाला है, उस सामने वाला जो ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वह तो प्रत्यक्ष से ही हो रहा है ना। जब प्रत्यक्ष से ही हो रहा है और उस प्रत्यक्ष एक अंश को देख करके और जो न देखे हुए पदार्थ जो होते हैं उसका भी ज्ञान कराना प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। और जब प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, जब एक अंश में प्रत्यक्ष आप मान ही रहे हो, तो यह बात आप कैसे कह सकते हो कि दुनिया में कोई प्रत्यक्ष होता ही नहीं है? भाई आपने भी तो स्वीकार कर ही रहे हो ना कि एक देश के ग्रहण होने से। जब एक देश का ग्रहण होना कह रहे हो और फिर कह रहे हो कि इस दुनिया में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण होता ही नहीं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है आप ही परस्पर विरोध बातें कर दिए। इसको कहते हैं विरुद्ध नामक हेत्वाभास, कि अपने ही प्रतिज्ञा के विपरीत आपने दे दिया हेतु। पहले कहा कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता प्रत्यक्ष, सब होता है वह अनुमान होता है, और हेतु का दे दिया एक देश ग्रहणाद उपलब्धे है, एक देश के ग्रहण होने से। एक देश के ग्रहण क्या होने से? वो एक देश क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है या नहीं है? जो एक देश का ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही हो रहा है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बन रहा है ना। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बन रहा है तो यही तो प्रत्यक्ष का लक्षण है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष का लक्षण है। तो प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है, तो आप भी मान रहे हो। तो कह रहे कि इसलिए प्रत्यक्षेण यावत् तावदप्य उपलम्भात्, जिस अनुमान ज्ञान को आप अनुमान कह रहे हो, हालांकि वो तो है प्रत्यक्ष ही, उसका आगे समाधान करेंगे, लेकिन उस प्रत्यक्ष प्रमाण को आप अनुमान मान रहे हो और अनुमान मान करके फिर उसी के एक अंश में प्रत्यक्ष भी मान लिया और फिर कह रहे हो कि कोई प्रत्यक्ष होता ही नहीं। ये परस्पर विरुद्ध बातें नहीं चलेगी। इसलिए आपका यह जो हेतु है वो हेत्वाभास है, विरुद्ध हेत्वाभास है। अपने मत के विरुद्ध चले गए आप। और इससे बचने के लिए यदि आप ऐसा कहोगे कि नहीं जी, मैं जो सामने जो दिख रहा है ना, मैं उसको भी अनुमान मानता हूं, मैं उसको भी अनुमान मानता हूं, ऐसा यदि कहो तो फिर यह कहना पड़ेगा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं बन रहा है। यह मानना पड़ेगा ना, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जैसे ही मानोगे वो प्रत्यक्ष में चला जाएगा। और प्रत्यक्ष के बिना यदि आपको हो रहा है कुछ ज्ञान, ऐसा ही मानोगे कि नहीं वो सामने वाला भाग तो ज्ञान हमें हो रहा है परंतु प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है। तो जब प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है तो किससे हो रहा है? प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है तो किससे हो रहा है? अनुमान से हो रहा है। ठीक है, अनुमान मान लेते हैं। यदि मानोगे कि जो सामने वाला वस्तु दिख रहा है वह भी अनुमान से हो रहा है, जो पीछे वाली ऊपर नीचे जो दिखाई दे रही है भाग उस वस्तु का, वह भी अनुमान से माना जा रहा है, यानी कि समस्त ज्ञान जो है अनुमान से हो रहा है। यदि ऐसा मानो तो यह भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो भी अनुमान होता है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। कोई भी अनुमान इस जगत में प्रत्यक्ष के बिना नहीं हो सकता। उसका आधार, उसका मूल जो होता है प्रत्यक्ष ही होता है। कहीं ना कहीं आपने प्रत्यक्ष किया होगा। मान लो कि यहां पर नहीं कर रहे हो, यहां पर मान लो कि आप नहीं मान रहे हो, कहां मान रहे हो बताओ? क्योंकि अनुमान ज्ञान तभी हो सकता है जब उसके मूल में कहीं ना कहीं हमने प्रत्यक्ष किया है। जब प्रत्यक्ष किया ही नहीं और कभी भी नहीं किया तो अनुमान हो ही नहीं सकता। जब आपने धूम के साथ अग्नि को नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा, तो वह व्यक्ति कभी भी धूम को देख करके, धुएं को देख करके नहीं कह सकता कि वहां पर अग्नि है। जो भी व्यक्ति अग्नि का अनुमान करता है दूर से धुएं को देख करके, अग्नि वहां पर दिखाई नहीं देती, तो वह कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अवश्य किया होगा। दोनों को साथ साथ देखा, कई बार देखा, और कई बार देखने के बाद उसने मन में एक संबंध, एक व्याप्ति बना ली कि धुआं जब जब भी होता है अग्नि से उत्पन्न होता है। जब अग्नि से उत्पन्न होता है तब बाद में कालांतर में केवल धूम को देख करके वह व्यक्ति पक्का कह सकता है कि यहाँ पर अग्नि हुई है, क्योंकि बिना अग्नि के धूम हो ही नहीं सकता, धुआं हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष होता है। समस्त अनुमान का मूल जो होता है प्रत्यक्ष होता है। और आप अनुमान ज्ञान कह रहे हो इसको, तो बताओ प्रत्यक्ष कहाँ हुआ है? ये बताना पड़ेगा आपको, कहाँ प्रत्यक्ष हुआ है। और कहोगे नहीं जी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ है तो फिर अनुमान भी नहीं हुआ है। फिर आपका ये कहना कि अनुमान है, यह भी खंडित हो जाता है, क्योंकि अनुमान का मूल ही जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इस प्रकार से यह आपका कथन सर्वथा असंगत है। और असंगत होने से
ऐसा नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष जगत में नहीं होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, अनुमान भी होता है। और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष हो रहा है वृक्ष का या किसी भी वस्तु का, वह प्रत्यक्ष ही होता है, अनुमान नहीं होता है। अब यहाँ पर बात यह है कि फिर किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष ये कहेगा कि ठीक है, प्रत्यक्ष होता है, मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यह तर्क ऐसे दे दिए महर्षि ने कि उसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो कह रहे हैं कि जो मैंने प्रश्न किया था, पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो एक देश का ही तो ग्रहण होता है ना, किसी चीज को हम देखते हैं तो, किसी वस्तु को देखते हैं तो एक देश का ही ग्रहण होता है, बाकी चीजें तो दिखाई नहीं देती। फिर भी उस समस्त वस्तु का जो संज्ञा है, यह वृक्ष है, यह घट है, यह पट है, जो भी वस्तु है, उसका ज्ञान होता है व्यक्ति को। तो यह किस प्रोसेस से होता है? या तो आधा आधा मानो कि आधा इसमें प्रत्यक्ष का हो रहा है और आधा अनुमान के, और फिर दोनों जोड़ करके कह रहे हैं कि ये घट है, ये पट है, ये वृक्ष है, ऐसा मानो, आधा आधा मानो। या तो महर्षि कहेगी नहीं नहीं, आधा मानने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रत्यक्ष ही होता है। इसलिए आगे सूत्र दे रहे हैं महर्षि सूत्रकार, 32 नंबर सूत्र पे दे रहे हैं कि नचैक देशोपलब्धि अवयवी सद्भावात्। कह रहे हैं कि एक देश के उपलब्धि होने से, जो एक देश के उपलब्धि पूर्वक ही होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु का हम प्रत्यक्ष करेंगे तो उसका एक देश ही होगा, संपूर्ण में तो हमें संबंध नहीं बन पाएगा आंखों का, उसके कोई एक देश को ही हम देखेंगे। परंतु यहाँ पर अब एक नया सिद्धांत दे रहे हैं महर्षि, कि जो महर्षि का सिद्धांत है कि जो वस्तु हमें दिखती है प्रत्यक्ष से, वो संपूर्ण दिखती है, संपूर्ण का ज्ञान होता है। दिखती का मतलब दिखती तो है उतना ही, लेकिन हमें ज्ञान होता है संपूर्ण का। संपूर्ण मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी उस वस्तु का नाम, क्योंकि वस्तु का ज्ञान इस प्रकार होता है, घट ज्ञान है, घड़ा देख रहा हूँ, वृक्ष देख रहा हूँ, गाय देख रहा हूँ, घर देख रहा हूँ, गाड़ी देख रहा हूँ, इस प्रकार से। तो वो गाड़ी किसको कहते हैं? जब गाड़ी कर रहे हैं कि हम गाड़ी देख रहे हैं, वाहन देख रहे हैं सामने, तो वाहन तो पहिया भी है, उसमें इंजन भी है, उसमें सारी चीजें ऊपर नीचे समस्त चीजें हैं, लेकिन हमें तो केवल सामने की चीजें दिखाई देती है। और गाड़ी का पूरा अपना स्वरूप है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, सिद्धांतिक बात है यहाँ पर, कि एक अवयवी होता है। अवयवी कहते हैं कि समस्त अवयव मिल करके, जो भी वस्तु जिस पदार्थ से बनी है वो उसके अपने अपने अवयव हैं। वाहन जिस भी पदार्थ से मिल कर बनी है वो समस्त उसके अवयव हो गए। घड़ा जिस चीज से बना है मिट्टी से, वो मिट्टी के कण उसके अवयव हो गए। वृक्ष जिस चीज से बना है, पत्ते, डालियां, फूल, फल, जड़ जो भी है उसमें, वो सब उसके अवयव हो गए। तो ये जो सारे अवयव जो वाली वस्तुएं हैं, वो सब अवयव मिलकर के एक अवयवी का निर्माण करते हैं। अर्थात जो घड़ा है, घड़े में आप देखिए कि जो घड़ा एक पदार्थ है, उसका अवयव क्या है? मिट्टी के कण हैं। मिट्टी के कण से घड़ा बना है, तो मिट्टी के कण उसके अवयव हो गए। और उस मिट्टी के अवयव सारे मिल करके, सारे एकत्रित होकर के एक घट नामक अवयवी का निर्माण किया। पहले मिट्टी अनेक था, मिट्टी के कण अनेक थे, परंतु उस अनेक मिट्टी के कण आपस में मिल करके किसी एक निश्चित आकार प्रकार वाले अवयवी द्रव्य का निर्माण किया, जिसे हम घट कहते हैं। अब यहां पर अवयव अवयवी सिद्धांत आ गया कि जो भी प्रत्येक वस्तु जो निश्चित संरचना वाली है, निश्चित आकार प्रकार वाली है, जिसे हम कुछ नाम देते हैं कि ये अमुक वस्तु है, ये अमुक पदार्थ है, जो आकारवान है, जिसमें रूप रस गंध आदि गुण हैं, उन वस्तु का जो निश्चित आकार प्रकार कैसे आता है, उसका सिद्धांत दे रहे हैं महर्षि कि उसके सारे अवयव मिल करके एक अवयवी का निर्माण करते हैं। यानी कि अवयव संख्या में अनेक हैं, उसके अवयव संख्या में अनेक हैं, लेकिन वो अनेक संख्या में मिलकर के बने हुए जो उससे बना हुआ जो अवयवी पदार्थ है वो एक होगा, वह एक होगा। इसलिए वह एक अवयवी समस्त अवयव में व्याप्त होगा। जब समस्त अवयव मिलकर के एक अवयवी का निर्माण किया, वो एक ही है संख्या में, तो जब वो एक ही संख्या में है तो समस्त अवयवों में वो व्याप्त होगा। यानी कि आप जहां जहां से देखोगे वहां वहां पर एक अवयवी है विद्यमान।
या आप तो ऊपर से देखो या नीचे से देखो या सामने से देखो या अंदर से देखो, कहीं से देखोगे तो आपको एक अवयवी दिखाई देगा, क्योंकि वह एक अवयवी अपने समस्त अवयव में व्याप्त है। और समस्त अवयव में व्याप्त होने से हम जहां से भी उसको देखेंगे हमको अवयवी दिखाई देता है। जब अवयवी दिखाई देता है तो हम कह देते हैं कि यह घट है, यह मकान है, यह घोड़ा है, यह गाय है, इस प्रकार से हम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक अवयव से अतिरिक्त, जो समस्त अवयव से मिलकर के बना है, उससे अतिरिक्त एक अवयवी द्रव्य को मानते हैं। और वह अवयवी द्रव्य का स्वरूप यह है कि अपने अवयव द्रव्यों में व्याप्त रहता है, क्योंकि अवयव बहुत हैं, अवयव अनेक हैं। उस अनेक अवयव में, यानी कि एक एक अवयव में वह अवयवी व्याप्त है। तो वो जब सारे जगह वो व्याप्त है तो आप कहीं से भी देख रहे हो उसको, वो आपको एक अवयवी दिखाई देगा। जब एक अवयवी दिखाई देगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक अवयवी का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत तो मानते, हम केवल अवयव का समुदाय मानते। अवयव का समुदाय का मतलब ये होता है कि हम अवयवों से अतिरिक्त कोई वस्तु पदार्थ नहीं मान रहे हैं, केवल अवयवों का समूह एकत्रीकरण या इकट्ठा मान रहे हैं, अवयवों का समुदाय मान रहे हैं। जैसे बालू सीमेंट इत्यादि के समुदाय होते हैं ऐसे, या किसी अनाज की ढेरी होती है तो उसमें जो है सब एकत्रित हैं। ऐसा मानने पर यह समस्या सामने आएगी कि जो सामने देख रहे हो केवल उसी का आपको ज्ञान होगा, पीछे का ज्ञान नहीं होगा। तब आएगी जब हम उन समस्तों को मिल करके एक अवयवी मान रहे हैं, तब हमें अवयवी दिखाई देगा। जब अवयवी दिखाई देगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रत्यक्ष हुआ है और समस्त का प्रत्यक्ष हुआ है। वो जो पदार्थ का स्वरूप है, वो समस्त पदार्थ के स्वरूप एक अवयवी द्रव्य है, उसका हमें प्रत्यक्ष हुआ है, हम इतना कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया अवयवी का, कि एक अवयवी द्रव्य होता है, किसी भी पदार्थ का जो निश्चित स्वरूप होता है, उस निश्चित स्वरूप को देने वाला एक पदार्थ उत्पन्न होता है। समस्त अवयव मिल करके उसके स्वरूप को उत्पन्न करते हैं और वो एक ही होता है। और इस एक ही अवयवी द्रव्य के आधार पर उस वस्तु में एकत्व का बोध भी होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये वस्तु एक है, दो है, तीन है, इस प्रकार के कहते हैं ना, तो उसमें एकत्व आदि जो संख्या का निर्धारण कैसे होता है? अवयव समुदाय में तो ये बनेगा ही नहीं, ये बात ही नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगा बात? क्योंकि आप केवल अवयव के समुदाय को मानोगे, अवयव के अतिरिक्त अवयवी को नहीं मानोगे। जब अवयव के अतिरिक्त अवयवी को नहीं मानोगे तो अवयव कितने हैं संख्या में? भाई किसी एक पदार्थ को, माने एक घट है, तो उस घट में मिट्टी के अवयव कितने हैं? असंख्य हैं, हजार है, लाख है, जितना भी है। तो हजार लाख है तो उस हजार लाख संख्या का प्रयोग आपको करना चाहिए था। फिर भी आप एक घट है ऐसा प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? सब करते हैं, चाहे वो समुदाय वाले हो, चाहे वो परमाणु के समुदाय मानते हो या अवयवी मानते हैं, सब एक घट है, उसमें एकत्व आदि संख्या का बोध करते हैं, ज्ञान करते हैं। तो कहां से किए? उसका आधार क्या है? एकत्व संख्या कैसे बनी? आपके अनुसार तो अनेक है, तो अनेक में एक के ज्ञान यदि कर रहे तो मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान करोगे तो फिर तो गड़बड़ है, आपके सिद्धांत ही गड़बड़ है, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है। लेकिन फिर भी कहोगे नहीं होता जी है, ऐसा तो होता है, देखा ही जाता है, क्या करे? तो देखा ही जाता है, क्या करे? तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि समस्त अवयव मिल करके एक अवयवी का निर्माण करते हैं, और उसी अवयवी के आधार पर किसी पदार्थ में, किसी द्रव्य में एकत्ववादी संख्या का निर्धारण किया जाता है, और उसमें यह एक है, यह दो है, यह तीन है, इस प्रकार से उसका व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर एक नया सिद्धांत महर्षि ने प्रदान किया अवयवी का, कि अवयवी उन अवयवों से मिलकर बना होता है जो अवयव से भिन्न होता है। अवयव से भिन्न होता है, अवयव से भिन्न इस अर्थ में होता है कि अवयव जो होते हैं वह एक देशी होते हैं, जो भी अवयव होंगे उसके अपने अपने जगह स्थिर होंगे, और अवयवी जो होता है वो व्याप्त होता है। तो देश की दृष्टि से भी कि वो एक देशी है और अवयवी व्याप्त है, और अवयव जो होते हैं वह अनेक होते हैं, संख्या में बहुत तो होते हैं,
परंतु अवयवी संख्या में एक होता है। तो यह अवयव और अवयव में भिन्नता है। इस प्रकार से एक नया सिद्धांत महर्षि ने प्रतिपादित किया, जिसके आधार पर अवयवी प्रकरण आगे चलेगा। ये प्रासंगिक है, यहाँ पर प्रसंग नहीं था अवयव का, परंतु इस अवयव और अवयवी पर एक प्रश्न खड़ा होगा और उस प्रश्न का समाधान भी किया जाएगा। पूर्व पक्ष के तरफ से भी कुछ प्रश्न उठाए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नए सिद्धांत को लेकर के महर्षि ने कुछ हमें नया दृष्टि देने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आगे हम इस विषय को और चलाते रहेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगले अंक में हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।